नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। भारतीय रियल एस्टेट में एनआरआईज का निवेश बढ़ने लगा है। प्रवासी भारतीय अब तेजी के साथ भारत में घर खरीदने का निर्णय ले रहे हैं। एनआरआईज की पहली पसंद के तौर पर जो शहर आगे आ रहे हैं वो हैं बेंगलुरु और पुणे। एनारॉक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट कोविड 90 लाख से 2.5 करोड़ के 3 और 4 बेडरूम घरों की बिक्री में 73% ग्राहक एनआरआईज हैं, जो कि प्री कोविड 41% थे। कमोबेश NoBroker.com की रिपोर्ट भी एनआरआईज पर कुछ इसी तरह की बात कह रही है। समझने वाली बात यह है कि भारतीय ग्राहकों की तरह ही रियल एस्टेट में आज भी विश्वास की कमी देखने को मिल रही है। लिहाजा 67% एनआरआईज रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घर खरीदने वालों की संख्या बेहद कम है। तो आज एनआरआईज के सेंटीमेंट को समझने का प्रयास करेंगे इस खास शो में। तो हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। प्रशांत ठाकुर, डायरेक्टर एंड हेड रिसर्च एनारॉक प्रॉपर्टीज कंसल्टेंट। सौरभ गर्ग हैं हमारे साथ, को फाउंडर और चीफ बिजनेस ऑफिसर NoBroker.com। और हमारे साथ हैं डेवलपर आदित्य कुशवाहा, जो कि सीईओ हैं डायरेक्टर्स एक्सिस ई कॉर्प में। तो सबसे पहला सवाल प्रशांत जी आपसे लेते हैं। मेरा पहला सवाल ये होगा कि कोविड के बाद आपका हालिया सर्वे क्या कहता है? कैसी दिख रही है भारतीय रियल एस्टेट की दिशा? नमस्कार दीपक जी। ये सर्वे हम लोग जो सीआईए के साथ मिलकर किया था, इसमें कुछ बहुत ही पॉजिटिव पहलू निकल कर आए। 2-3 चीजें जो खास मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि एंड यूजर्स का परसेंटेज बढ़ा है और काफी लोग जो अभी मकान लेने में हिचकिचा रहे थे, जो परचेज डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे थे, उनकी संख्या बढ़ी है। अब वो घर लेना चाहते हैं और ब्रांडेड डेवलपर्स, टियर 1 डेवलपर्स, अच्छे ग्रेडेड डेवलपर्स, उनकी डिमांड काफी बढ़ रही है। सो ग्राहक, आपने जैसा अभी बोला कि ग्राहक अभी भी कोई एग्जीक्यूशन रिस्क लेना नहीं चाहता है। इसके वजह से वो अभी 2 चीजें कर रहा है। वो सिर्फ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देख रहा है और ऐसे डेवलपर से खरीदारी करने की कोशिश कर रहा है जो कि अच्छे डेवलपर, जिनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। एक और चीज उभर कर सामने आई है इस सर्वे में कि लोग अब पेरीफेरीज एरिया में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसके 2-3 कारण है। लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि जो आईटीएस ड्रिवन कंपनीज हैं, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम काफी लंबे समय तक अनाउंस कर रखा है और आगे जैसा कि उम्मीद किया जा रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल उभर कर आएगा, जहां पे लोग हो सकता है हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ऑफिस है, बाकी दिन कहीं से भी काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से लोगों ने पेरीफेरीज एरिया में मकान लेना प्रेफर करना शुरू किया, क्योंकि वहां पे आपको सस्ते दर पे एक अच्छा मकान मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज एक बात निकल कर आई है कि जो मिलेनियल्स हमने अभी तक मान रखा था कि वो मकान खरीदने से हिचकिचाते हैं, वो भी अब आगे बढ़कर मकान लेने को इच्छुक है। तो ये कुछ ब्रॉड पॉजिटिव चीजें इंडस्ट्री के लिए निकल कर आई है, जो हमारे सर्वे में हाईलाइट हमने किया था। मेरा अगला सवाल सौरभ जी आपसे होगा। एनआरआईज हाउसिंग सेक्टर को लेकर काफी बुलिश हैं। पहली पसंद बेंगलुरु और दूसरी पुणे है। अगर आईटी सेक्टर में एनआरआईज का इंटरेस्ट है तो फिर हैदराबाद कैसे 5वें नंबर पर दिख रहा है? क्या वजह देखते हैं आप इसके पीछे? नमस्कार दीपक जी। तो हमारा जो डेटा है वो हमें बोलता है कि एक्चुअली सबसे पहले बैंगलोर है, फॉलोड बाय पुणे एंड तीसरे नंबर पे हैदराबाद है। आई थिंक थोड़ा सा हमारा डेटा अलग चीज़ बताता है और हमें कहता है कि हैदराबाद भी काफ़ी प्रोमिनेंट है एनआरआईज के लिए। एंड मेरे को लगता है कि मोस्टली जो एनआरआई, जैसे कि प्रशांत जी ने भी बोला कि मोस्टली एनआरआईज जो हैं वो यही सोच के ले रहे हैं कि क्या कभी हम वापस आएंगे। तो आई थिंक करीब 40-50% लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि या तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूँ या फिर मैं कभी इंडिया वापस आऊँगा तब मैं उस प्रॉपर्टी में रहूँगा। तो ऐसा हमारा डेटा दिखाता है। एंड हमें काफ़ी इसमें ये भी दिख रहा है, अगेन जैसे प्रशांत जी ने बताया कि जो सबर्बन एरियाज़ हैं, जैसे आप बैंगलोर में देखेंगे तो थोड़े से बाहर के एरियाज़, सिमिलरली पूना में अगर आप देखेंगे तो हिंजेवाड़ी के आसपास का एरिया, एंड इवन हैदराबाद में जो सबर्बन एरियाज़ है, इनमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले 1 साल के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ पहले लोग फोकस करते थे कि क्लोजर टू टेक पार्क्स ही लेना है, अब दे आर ओके कि हम जाके थोड़ा सा बाहर के एरिया में भी ले सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल इतना है नहीं। अगर आज के दिन भी आप बैंगलोर आएंगे तो देखेंगे कि ट्रैफिक की सिचुएशन बहुत ही अलग है। अब जहाँ पहले आपको एक जगह से दूसरे जाने में शायद घंटों लग जाते थे, अब आप आधे घंटे में पहुँच जाते हैं। तो आई थिंक ये मीडियम टर्म में लोगों को लगी रहा है कि मीडियम टर्म में वर्क फ्रॉम होने वाला है, या फिर आप 1 दिन ऑफिस जाएंगे, 2 दिन ऑफिस जाएंगे और बाकी टाइम घर से काम करेंगे।
तो ऐसा एकदम ही लोगों को फील हो रहा है, तो डिमांड वहाँ पे बढ़ गई है। तो एनआरआईज जो कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम सबर्बन एरिया में लेते हैं तो हम इजीली इसे रेंट आउट करा पाएंगे, इजीली हम टेनेंट्स को ढूंढ पाएंगे इन एरियाज में, बिकॉज वहाँ पे डिमांड काफी इंक्रीज हो गई है। आदित्य जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि 67% एनआरआईज रेडी टू मूव घर चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्डर्स को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट आपकी इंडस्ट्री में कितना हाई है। क्यों ट्रस्ट की कमी लगातार बनी हुई है? देखिए दीपक जी, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट आया है लोगों के मन में, बट लास्ट 2 ईयर से जब से रेरा प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर भी जो है काफी तेजी से गेन मिल रहा है उसको। नंबर 1 ये। उसके बाद जब हम बात करेंगे एनआरआई सेगमेंट की, तो एनआरआई सेगमेंट ने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। प्रशांत जी की रिपोर्ट को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट चूंकि मैं लगातार कुछ समय से सिर्फ और सिर्फ एनआरआई सेगमेंट को ही फोकस कर रहा हूं, तो मैंने ये फील किया है कि कहीं ना कहीं एनआरआई सेगमेंट अभी जो डॉलर्स और इंडियन रुपीज को लेके जो उसको डिफरेंस की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको लेके वो बड़ा एक्साइटेड है और वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरा, जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज और डेवलप्ड प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो जो डेवलप्ड प्रॉपर्टीज हैं उनमें उनको जीएसटी का एडवांटेज मिल भी रहा है। उसके साथ साथ डेवलप्ड प्रॉपर्टीज में डेवलपर का फंड ऑलरेडी लग चुका है, तो वो उसको अपने फंड को लिक्विडेट करने के लिए उसमें अच्छी अच्छी स्कीम्स दे रहा है। प्रॉपर्टी बन चुकी है, उसमें अच्छी अच्छी स्कीम दे रहा है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसमें अभी स्टील के, सीमेंट के प्राइस अगर आप देखेंगे तो 20-30% ग्रोथ कर चुके हैं लास्ट अप्रैल से। प्रशांत जी ने डेफिनेटली उस डाटा को भी देखा होगा। तो अब जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं उसमें डेवलपर्स के पास बहुत अट्रैक्टिव स्कीम देने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, रेट बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी तो पहले से ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं अगर सेल्स अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से डिस्काउंट क्रिएट करता है, तो वो फिर ये प्राइस मीट आउट नहीं कर पाएगा। तो डेवलप्ड प्रॉपर्टीज को लिक्विडेट करने के लिए अच्छी जगह, अब थाने बॉम्बे देखें, पहले डिस्कस कर रहे थे सौरभ जी के साथ कि थाने बॉम्बे में 595 की स्कीम है, 5% दीजिए, बाकी पोजीशन के 2 साल बाद दे रहे हैं। गुड़गांव में ऐसी स्कीम्स हैं, 5-10% पेमेंट कीजिए, 2 साल बाद आपको पोजीशन भी आज से ऑफर कर रहे हैं, और 2 साल आप उस प्रॉपर्टी पर रह लिए भी, और 2 साल बाद जो है बाकी की पेमेंट करिए। होम लोन की भी कोई रिक्वायरमेंट महसूस नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं डेवलप्ड प्रॉपर्टीज में स्कीम ज्यादा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का रुझान है, और ये इंडियन मार्केट में भी परचेज कर रहे हैं, एनआरआई मार्केट भी उसको लेके सीरियस है और बाय कर रही है। प्रशांत जी, आमतौर पर एनआरआईज या तो होम टाउन में निवेश करते हैं या फिर ट्रेडिशनल सिटीज में निवेश करते हैं जहां स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़िया हो। पोस्ट कोविड एनआरआईज का सेंटिमेंट किधर दिख रहा है? क्या सही आप सेंटिमेंट देख पा रहे हैं एनआरआईज का? देखिए, आपने दोनों बातें जो बोली बिल्कुल सही है, पर इसके पहले हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम पोस्ट पैंडेमिक बात कर रहे हैं कि इंडिया में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, लोग टियर 1 सिटीज से टियर 2 सिटीज की तरफ गए हैं, कारण जो भी हो सकता है, जॉब लॉस हुआ है या फिर अब वो कहीं से भी काम कर सकते हैं। इसी तरह की जॉब अनसर्टेनिटी आपको बाकी एनआरआई सेगमेंट जो कि बाहर काम करते हैं वहां भी उनको महसूस हुआ है। तो उन्होंने सबसे पहले एक चीज ये भी सोचा कि इस अनसर्टेन टाइम में एक फिजिकल एसेट होना अपने नेटिव कंट्री में बहुत जरूरी है, तो उन्होंने इस चीज को भी एक्सपेडाइट किया है। अगर आप, अब मैं आपके बाकी के सवालों पे आता हूं, तो उसमें आपने बिल्कुल सही कहा। पहला उनका प्रेफरेंस डेफिनेटली होता था कि अपने होम टाउन में परचेज करें, या फिर जहां पे आपका जहां पे आईटी सेगमेंट काफी स्ट्रांग हो। इसका एक कारण ये था कि उनके जो घर जो है, जो उन्होंने ले रखा है, वहां पे रेंटल में उनको कोई दिक्कत ना हो। और एक टाइम आईटी की वजह से इन शहरों में हमने काफी प्राइस एप्रिसिएशन देखा है। तो जब एक एनआरआई इन्वेस्टमेंट के ख्याल से इन्वेस्ट करता है, और चूंकि वो दूसरे कंट्री में है, तो वो हमेशा ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जहां पे डेवलपर अच्छा हो और जहां पे उसको प्रोजेक्ट से एग्जिट करने में या उसको रेंट पे लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस कारण से आपने देखा होगा जो आईटी ड्रिवन सिटीज है, बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, टू सर्टेन एक्सटेंट हैदराबाद भी हो गया, आप देखेंगे यहाँ पे एनआरआई का रुझान काफी ज्यादा रहा है। और एनसीआर मार्केट में शुरू से रहा है क्योंकि वो कैपिटल ऑफ इंडिया रहा है, और एक टाइम पे काफी ऑप्शंस वहां पे आते थे। अगर आप देखिए, जैसा कि आपने पहले देखा होगा, अश्योर्ड रेंटल का स्कीम वहीं पे आया, बाईबैक के स्कीम्स एनआरआई मार्केट के लिए वहां पे एनसीआर में आया था। इन कारण से एनसीआर भी काफी डिमांड में रहा है। पर अभी एक एनआरआई खरीदने से पहले अब ना तो सिर्फ आपका एप्रिसिएशन या रिटर्न देखना है, बल्कि एक
सेफ्टी नेट भी देख रहा है कि उसे ये भी लग रहा है कि इस अनसर्टेन टाइम में हो सकता है कभी उसको वापस आना पड़े बिकॉज ऑफ जॉब लॉसेस या जो भी कारण बोल लीजिए। सो ये एक ओवरऑल ट्रेंड एनआरआई सेगमेंट में भी उभर कर आ रहा है, जो हमारे इंटरेक्शन से निकल कर आता है। सौरभ जी, एमएमआर की रैंकिंग कमजोर क्यों पड़ती हुई नजर आ रही है, जबकि सबसे ज्यादा कमर्शियल हब अगर हम देखते हैं तो वो मुंबई है। क्या बड़े शहरों से मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मेरे को लगता है कि अगर हम एनआरआई मार्केट को देखें तो मैक्सिमम डिमांड जो है अभी भी यूएस और कनाडा से है। तो सबसे ज्यादा डिमांड वहां से आ रही है, फॉलोड बाय मिडिल ईस्ट एंड देन साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर आप देखेंगे कि अगर 40-50% डिमांड यूएस से आ रही है तो वहां पे जो लोगों के स्किल सेट्स हैं वो स्किल सेट्स ज्यादा आईटी की तरफ है। एंड इसीलिए अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि कभी हमको इंडिया वापस आना पड़ा तो हमें शायद वहां इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे हमारे स्किल सेट्स मैच कर सके। एंड इसी वजह से उसकी डिमांड जो है हम लोग बैंगलोर में, पुणे में या हैदराबाद में देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफी रिवर्स माइग्रेशन जो कि एनआरआईज का हुआ है वो भी इन्हीं सिटीज में ज्यादा हुआ है। अगर आप एमएमआर की बात करें तो आई थिंक वहां पे स्किल सेट्स बहुत अलग हैं। मतलब फाइनेंशियल कैपिटल है तो ऐसा नहीं है कि एनआरआईज फाइनेंशियल में नहीं है, बट मेजॉरिटी एनआरआईज अगर आप देखेंगे तो हमारे आईटी सेक्टर में है। एंड इसके अलावा एमएमआर में काफी अभी भी अफोर्डेबिलिटी का इशू है। अभी भी प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, ऑल्दो अभी मतलब इस साल में काफी डिस्काउंटिंग हुआ है एंड स्टैम्प ड्यूटी के बेनिफिट से भी फायदा हुआ है लोगों को। बट अभी भी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे कि अगर आप किसी से पूछें कि मेरे पास इतना पैसा है, आप एमएमआर में इन्वेस्ट करेंगे कि बैंगलोर में, तो जिस तरह का घर आपको मिल सकता है उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क है। Correct. तो कहीं पे वो लोग वो भी देख रहे हैं। एंड आई थिंक एमएमआर में रेंटल यील्ड भी काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो लोग देख रहे हैं कि रेंटल यील्ड काफी कम है, तो हम क्यों नहीं दूसरी सिटी की तरफ देखें। बिल्कुल, यहां लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि अचानक एनआरआईज का फोकस इंडिया के मार्केट पर, हाउसिंग सेक्टर पर क्यों बढ़ा है, कौन सी सिटीज उनको ज्यादा बेहतर आ रही हैं, और क्या वो जिस तरह का मार्केट, ग्लोबल मार्केट देख रहे हैं उसको कंपेयर करते हुए भारत में उनको विकल्प अच्छे मिल पा रहे हैं। क्या है पूरी बात, क्या है पूरी चर्चा, उसको आगे बढ़ाएंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं कि एनआरआईज का फोकस इंडियन मार्केट में काफी बड़ा है, प्रॉपर्टी में काफी बड़ा है, अपने लिए घर देख रहे हैं एनआरआईज। इस वक्त भारतीय मार्केट में क्या कहता है आंकड़ा और क्यों अचानक ये सेंटीमेंट बढ़ा है, जानते हैं अपने दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए। आदित्य जी, आपसे सवाल मेरा ये होगा कि एनआरआई बायर ने ग्लोबल मार्केट को देखा है, जिस टिकट साइज की बात कर रहे हैं यानी 90 लाख 2.5 करोड़, इस भाव को देखते हुए क्या हम क्वालिटी वाइज ग्लोबल प्रॉपर्टी के साथ मैच कर पा रहे हैं? तो देखिए, जैसे जैसे रेरा की गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं तो डेवलपर्स के पास कोई स्कोप नहीं है अब कि वो फालतू हैंकी पैंकी कोई भी एक्टिविटी कर सके। कहीं ना कहीं सीरियस होता जा रहा है ग्रेजुअली, और प्रोफेशनल लोग ज्यादा डेवलपमेंट में आ रहे हैं और क्वालिटी को ग्रेजुअली वो मीट आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दिख भी रहा है रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर बात करें, जितनी कमर्शियल डेवलपमेंट है, कमर्शियल डेवलपमेंट बैंगलोर का जितना कमर्शियल डेवलपमेंट है वो एट पार है। मतलब वो काफी, वो कमर्शियल डेवलपमेंट जो 2001 में एमजी रोड में हुआ करता था वो ठीक है, वो एट पार था, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट आउट करता था 2001 से। तो कहीं ना कहीं हम क्वालिटी में अपने आप को मीट आउट करते हैं सर, पहले से भी करते हैं। यस, कहीं ना कहीं हमारे मन में है कि हम यूएस मच मोर बेटर है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर वो है, अवेलेबल है। वो क्लाइंट के चूज करने पे डिपेंड करता है। जैसा कि सौरभ जी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं जब भी बाहर से लोग आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं तो उनका कोई विजन है वापस आने का, तो वो टेक से भी लोग ज्यादा हैं जो टेक फील्ड में है, आइदर डायरेक्ट आईटी में है या इनडायरेक्ट आईटी में है, वो टेक से भी लोग हैं, टेक माइंडसेट के लोग हैं। प्लस ठीक बात है, लोग अभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बहुत होते जा रहे हैं। बिल्कुल आदित्य जी, लेकिन आपकी इस बात पर मुझे एक लाइन याद आ रही है कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। प्रशांत जी, आपके पास आते हैं। एनआरआईज ब्रांडेड डेवलपर्स को तरजीह दे रहे हैं, ब्रांड की परिभाषा क्या है? जो लिस्टेड डेवलपर है उनको आप ब्रांड मान रहे हैं, या फिर एनआरआईज का डेवलपर्स के ब्रांड के पब्लिक परसेप्शन को चेक करने का कोई अपना अलग नजरिया है? आपके हिसाब से ब्रांडेड डेवलपर की परिभाषा क्या होगी? आपने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ लिस्टेड डेवलपर्स को हम ब्रांडेड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये पैरामीटर रहता तो कुछ लिस्टेड डेवलपर्स के फाउंडर्स अभी भी जेल में ही हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। करेक्ट। देखिए, रियल एस्टेट बहुत ही लोकलाइज्ड बिजनेस,
आप देखेंगे हैदराबाद में कुछ लोकल डेवलपर्स जो है वहाँ पे काफी स्ट्रांग है, काफी उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो हमारा जो ब्रांडेड डेवलपर का डेफिनेशन है वो डिपेंड करता है उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे, एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंड ओवर किए हैं अपने ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस में। फिर उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनका क्वालिटी पैरामीटर क्या है और उसमें कोई कंप्लेंट तो नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये होता है कि उस डेवलपर ने सारे अप्रूवल्स उसके पास है कि अभी जैसे रेरा के आने के बाद तो वो अवॉइड कर नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो रेरा के आने से पहले ही अपने वेबसाइट पे सारे अप्रूवल्स पोर्टल पे डालते थे। तो ये पैरामीटर है। और सबसे और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि वो डेवलपर किस माइक्रो मार्केट में प्रेजेंट है, किस स्केल का प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और उसको कहाँ से फंडिंग आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे कंट्री में ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका अंडरराइटिंग पैरामीटर बहुत ही स्ट्रांग है, उस डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड उनके साथ कैसा है। So, इन सब पैरामीटर्स को मिलाकर हमने एक डेफिनेशन निकाला है। तो ये तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन हो गया, लेकिन अगर आप किसी कंज्यूमर से बात करेंगे उसके पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में, उसके दिमाग में शुरू से ही 1, 2, 3 जो टॉप 3 डेवलपर रहते हैं उनके दिमाग में रहता है। और एक कंज्यूमर का सबसे सिंपल पैरामीटर होता है ये परसेप्शन बनाने का कि लोगों से उसने उस डेवलपर के बारे में क्या सुन रखा है, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा परचेजिंग डिसीजन है जहां पे आप दूसरों के सलाह पे भी जाते हैं, एक वर्ड ऑफ माउथ पे एक कॉन्फिडेंस देता है। सो हर माइक्रो मार्केट पे एक परसेप्शन रहता है। सो मेरे ख्याल से ये 2-3 चीजें देखना बहुत जरूरी है। ट्रैक रिकॉर्ड एग्जीक्यूशन का, कितने साल से है, किस किस माइक्रो मार्केट में है, और उसके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन तो नहीं है। आज के डेट में बहुत सारे फोरम्स हैं, डिजिटलाइजेशन के जमाने में आप जाकर चेक कर सकते हैं कि भाई उसके अगेंस्ट बायर्स फोरम में क्या चल रहा है। सो आज जो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बायर्स इवॉल्व हो रहा है, ख्याल से डेवलपर्स के लिए भी एक बहुत ही एक सेल्फ डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट आ गया है। सिर्फ प्राइसिंग के बेसिस पे आज कोई ग्राहक खरीद नहीं करता। हमने अपने सर्वे में ये भी देखा है कि बहुत सारे जो छोटे डेवलपर्स थे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, उन्होंने हैवी डिस्काउंट ऑफर किया, पर फिर भी लोगों ने उनके साथ जाना पसंद नहीं किया। उन्होंने ये प्रेफर किया कि थोड़ा सा प्रीमियम पे हम कर देंगे, पर हम कैटेगरी ए डेवलपर के साथ ही जाएंगे। सो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है टू अवॉइड एग्जीक्यूशन रिस्क। पहले क्या था कि प्री लॉन्च और सस्ते दाम के चक्कर में लोग अननोन और थोड़े से कैटेगरी 2-3 डेवलपर्स का चले जाते। ये ट्रेंड बिल्कुल अब चेंज हो रहा है। सौरभ जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अगर हम निवेश की बात करें तो हाउसिंग में रेंटल रिटर्न 1 से 3% है, लेकिन कमर्शियल में ज़्यादा है। इसी को देखते हुए अगर एनआरआईज खुद रहने के लिए देख रहे हैं तो रेंटल ऑप्शन को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, और अगर निवेश करने के लिए देख रहे हैं तो ऑफिस स्पेस या कमर्शियल से बेहतर हाउसिंग क्यों लग रहा है? क्या वजह देखते हैं आप इसके पीछे? नहीं, इसमें मेरे को 2 चीज़ें लगती हैं इसमें। एक तो कि काफ़ी लोगों के दिमाग में एक इमोशनल वो आ गया है आफ्टर दिस पैंडेमिक कि एक हमें फिजिकल एसेट की सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए उनके दिमाग में है कि कभी भी कुछ अनसर्टेनिटी है, हमें इंडिया वापस आने पड़े, तो इसके लिए वो देख रहे हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ये ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि हम आगे आके इसमें रह सकते हैं कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए शायद रेजिडेंशियल की तरफ देख रहे हैं वो लोग। दूसरा, एनआरआईज ऐसा नहीं कि कमर्शियल एकदम इग्नोर कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट 20% एनआरआईज ऐसे हैं जो कि कमर्शियल में भी देखना चाहते हैं, एंड उन्हें लगता है कि हाँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसमें रेंटल यील्ड ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरी बात जो मेरे को लगती है कि एनआरआईज के दिमाग में है कि पिछले 6-7 साल से अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस काफ़ी स्टैग्नेंट है, एंड इन अ वे टाइम करेक्शन ऑफ प्राइस हो गया है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से प्राइसेस बढ़े नहीं हैं। उनको दूसरा ये लगता है कि अभी अगर आप इंटरेस्ट रेट का साइकिल देखें तो इंटरेस्ट रेट और रेंटल यील्ड के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, एंड जब भी ऐसा होता है रियल एस्टेट में एक बूम आता है, आई थिंक तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2-3-4 साल में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पे उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ बिग रीजन कि वो देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में हम रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न भी अच्छा वहां से मिलना चाहिए उनको। आदित्य जी, एनआरआईज बायर्स के साथ आप कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? क्या वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी काम आ रही है या कोई और चैनल है एनआरआईज से कनेक्ट करने का? देखिए, एनआरआईज के एमंग में जो है डिजिटल मार्केटिंग बहुत एक मेजर टूल इस समय
काम कर रहा है, प्लस लार्ज साइज प्रॉपर्टी कंसल्टेंट लाइक एनारॉक, स्क्वायर यार्ड और तमाम सारे लोग इस तरीके से हैं जो ग्लोबल मार्केट में काम कर रहे हैं, जो वहां पर इंडियन प्रॉपर्टीज को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब प्रशांत जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपकी रिपोर्ट में एनआरआईज का फोकस टियर 2 शहरों में कैसा देखने को मिल रहा है? क्या कोविड को देखते हुए टियर 2 सिटीज में भी एनआरआईज का बिल्कुल फोकस वैसा ही है जैसे बेंगलुरु और पुणे में देखने को मिल रहा है? देखिए, रियल एस्टेट का जो एक डेवलपमेंट साइकिल होता है थोड़ा लंबा होता है, और मेरा मानना है कि इस पैंडेमिक पे लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं। उन्होंने ये रियलाइज किया है कि एक प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे अब दिल्ली जैसे शहर में देख लीजिए, जहाँ पे पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, लोग काफी बाहर के दूसरे शहरों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये प्रॉब्लम वहां पे क्या है कि उन शहरों में अभी कोई ऐसा रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, और जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है अभी भी वहां पे अच्छे डेवलपर्स का आना बाकी है। हालांकि लखनऊ जैसे शहर में है 2-3 अच्छे डेवलपर, पर मेरे ख्याल से अभी हम 3-4 साल का समय हमें और देना चाहिए इस ट्रेंड को उभरने के लिए, और हम तब समझ पाएंगे कि वाकई में ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के टर्म से, ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा। हालांकि हमने ये भी देखा है कि ये जो टियर 2 टियर 3 सिटी के जो लोकल इकोनॉमी है वो काफी पब्लिक सेक्टर ड्रिवन है वहां पे, और वहां पे अभी भी इंडिविजुअल हाउसेस का काफी चलन है। और ये जो रिवर्स माइग्रेशन जो थोड़ा सा हुआ है, जहाँ पे उनके बच्चे जो बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद जैसे शहर में काम करते थे, उन्होंने एक गेटेड कम्युनिटी का लाइफ एक्सपीरियंस किया है, और वो उस चीज को लेकर टियर 2 और टियर 3 में माइग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि रिटेल कंजम्पशन जो मॉल्स भी हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में आना शुरू हो रहे हैं। बिकॉज अब जैसे आपने देखा होगा, इंडियन इकोनॉमी जब ओपन अप होना शुरू हुआ था, ग्लोबलाइजेशन का शुरू हुआ था, आपने देखा काफी लोग यूएस और डेवलप्ड कंट्री से इंडिया आए थे, और उस तरह का एक लाइफस्टाइल पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर में चाहते थे, जिसकी वजह से आसपास ऐसा डेवलपमेंट हुआ। सेम चीज मुझे लगता है टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी आने वाले समय में होगा, पर अभी भी हम 3-4-5 साल पहले अभी हैं, पर ये डेफिनेटली टियर 2 टियर 3 सिटीज का ग्रोथ है। और हम एक ये समय देख रहे हैं जहां पे ना कि सिर्फ 7-8 शहर का डेवलपमेंट रियल एस्टेट को ड्राइव करेगा, बल्कि एक ब्रॉड बेस्ड सिटी हम देखेंगे पार्टिसिपेट करेगी, जहां पे टियर 2 टियर 3 भी पार्टिसिपेट करेंगे। पर अभी हम 5 साल पहले हैं उस साइकिल से। बिल्कुल, यानी प्रवासी भारतीय अब भारत में भी गंभीरता के साथ घर खरीद रहे हैं, जिसका असर आंकड़ों के तौर पर दिखने लगा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। आगे भी हम प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े अहम मुद्दों और ट्रेंड्स पर बात करते रहेंगे। बाकी बिजनेस जगत की अपडेट्स के लिए, अहम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।